हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पिछले कुछ सालों में 2023, 24, 25 में जो डिफरेंट स्टेट्स में जो वैकेंसी आई थी अकाउंट ऑफिसर की, ऑडिट इंस्पेक्टर की या अकाउंटेंट की या जो ईपीएफओ के एग्जाम हुए, उनके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका सोल्यूशन मैं डिटेल में इस सीरीज में डिस्कस कर रही हूँ। एंड इस सीरीज में आज मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है। 2 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हर लेक्चर में हम लोग अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं 10-10 के लॉट में क्वेश्चन डिस्कस करूं, वरना तो इस ये वाला जो क्वेश्चन पेपर इसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ, टोटल 80 क्वेश्चन आए हुए हैं। बट इसको मैं पार्ट्स में मतलब 30 मिनट्स के लेक्चर में आपके सामने ये वीडियो आएगा। ठीक है, तो इसी सीरीज में आज मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसके दो दो पन्ने कह लीजिए, मैं एक बार में डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो दिस इज पेपर, दिस इज द फर्स्ट पेज। ये पहला पेज है जिसमें क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर के ये देखिए 68 तक है। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 60 से लेके क्वेश्चन नंबर 68 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर लेक्चर हम आज का शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 है कि डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन व्हेन द कंसाइनी इज। डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है जब कंसाइनी सेल ऑल द गुड्स ऑन क्रेडिट, बियर द लॉस ऑफ बैड डेब्ट, गेट नो ऑर्डिनरी कमीशन, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक बात और है, क्वेश्चन पेपर क्योंकि स्कैन करके एक स्टूडेंट ने ही भेजा है, तो वही क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ज्यादा इसका मतलब ये क्लियर नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसी को यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखा है। तो अगर आप इसमें नहीं पढ़ पा रहे तो यहां से पढ़ लीजिए। ठीक, क्वेश्चन जो है डेल क्रेडिट कमीशन पे है। तो मैं बता दूं, डेल क्रेडिट कमीशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे अधिकतर मैं देखती हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग एक टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन है। मैंने अपने चैनल पे डिटेल में कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पढ़ाया है। कंसाइनमेंट जो टॉपिक है वो डिटेल में पढ़ा है, तो वहीं उसी में जो डेल क्रेडिट कमीशन है उससे ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन होती क्या है। तो देखिए, आप जानते हैं कंसाइनमेंट में 2 पार्टी होती है, एक कंसाइनर होता है, एक कंसाइनी होता है। ठीक है, तो डेल क्रेडिट कमीशन क्या होती है, ये एक एडिशनल कमीशन होती है। ठीक है, एक एड ऑन कह लीजिए कमीशन होती है जो पेड, इट इज पेड बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी। कंसाइनर ये कमीशन कंसाइनी को पे करता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कंसाइनी कुछ गुड्स सेल कर रहा है क्रेडिट पे। ठीक है, अब क्रेडिट पे सेल कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ जगह से पेमेंट ना आए, बैड डेब्ट हो जाए। ठीक है, तो ये जो कंसाइनर है, कंसाइनी को ये एडिशनल कमीशन डेल क्रेडिट कमीशन पे करता है। तो इससे क्या होता है, कंसाइनर फ्री हो जाता है। इस कमीशन के बदले में कंसाइनी गारंटी ले लेता है कि जो भी क्रेडिट पे हम सेल कर रहे हैं उसकी रिकवरी की गारंटी मेरी है। और अगर कोई लॉस हुआ, अगर कुछ भी बैड डेब्ट हुआ तो वो बियर करेगा, कौन, कंसाइनी। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेल क्रेडिट कमीशन। ये डेल क्रेडिट कमीशन की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और यही होता है डेल क्रेडिट कमीशन। ये एक एडिशनल कमीशन होती है जो कंसाइनर कंसाइनी को पे करता है एज कंपनसेशन फॉर गारंटीइंग द रिकवरी ऑफ क्रेडिट सेल। अगर क्रेडिट में सेल की जा रही है तो उसकी रिकवरी होगी, इसकी गारंटी देता है कंसाइनी, और उसके बदले में इसको एडिशनल कमीशन दी जाती है जिसको डेल क्रेडिट कमीशन कहते हैं। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब आप आसानी से इसका आंसर कर लेंगे कि डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन व्हेन सेल ऑल द गुड ऑन क्रेडिट, नहीं। गेट नो ऑर्डिनरी कमीशन, जब ऑर्डिनरी कमीशन नहीं मिल रही है, नहीं, ये नहीं, दिस इज एन एडिशनल कमीशन। बियर द लॉस ऑफ बैड डेब्ट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि कंसाइनी अगर बैड डेब्ट हुआ तो कंसाइनी गारंटी करता है कि भाई हम बियर करेंगे इसका लॉस। ठीक है, तो उसके बदले में इसको एडिशनल कमीशन दी जाती है, तो इसे कहते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि टाइप ऑफ अकाउंटिंग विच मेजर रिपोर्ट्स एंड एनालाइज नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ग्रीन अकाउंटिंग, क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी टाइप की अकाउंटिंग है जिसमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मेजर किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, जिसकी मदद से डिसीजन लिया जा सके। ठीक है,
तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ कि अकाउंटिंग 3 टाइप की होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तीनों टाइप की जो अकाउंटिंग होती है इसकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है, अभी मैं आपको बताऊंगी। और एक और होती है ग्रीन अकाउंटिंग। ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट है ग्रीन अकाउंटिंग, उसके बारे में भी बताऊंगी। तो देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले बताती हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फोकस किस पे होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पे। ठीक है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, पीएल अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है, एंड बहुत सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो यूजर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है। उन्हें पता चलेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, प्रॉफिट लॉस क्या है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक, अब दूसरा क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भी मैंने अपने चैनल पे डिटेल में पढ़ा है। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? इसमें कॉस्ट रिलेटेड जो डेटा है, ठीक है, कॉस्ट मतलब खर्चे से रिलेटेड जो डेटा है उसको रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट शीट बनाना, सेलिंग प्राइस फिक्स करना, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन में इसकी बात हो रही है? नहीं। ठीक है, अगला देख लेते हैं ग्रीन अकाउंटिंग क्या है। तो ग्रीन अकाउंटिंग बेसिकली, इसमें ग्रीन अकाउंटिंग में फोकस होता है कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट, इट फोकस ऑन इन्वायरमेंटल कॉस्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंट। नाम क्या है? ग्रीन, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट कितनी आ रही है एंड बिजनेस की एक्टिविटी के कारण इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसकी बात होती है ग्रीन अकाउंटिंग में। तो क्वेश्चन में क्या इसके बारे में पूछ रहा है? नहीं। ठीक है, तो ये तीनों है नहीं, तो आपको पता चल गया आंसर इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और वैसे भी मैं डिटेल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा चुकी हूँ, सेपरेट प्लेलिस्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जिसमें बताया था मैंने कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है अकाउंटिंग की, जिसमें क्या होता है, बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ली गई है उसको प्रोसेस किया जाता है, बहुत सारे टूल टेक्निक लगाए जाते हैं ताकि कुछ कंक्लूजन निकल के आए। ठीक है, एंड रिपोर्ट बनाई जाती है और वो रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट को भेजी जाती है, जिसके बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट क्या लेता है? इंपॉर्टेंट डिसीजन। ठीक है, नाम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्लानिंग। ठीक है, मैनेजमेंट यही तो है, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यही पर्पज है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प द टॉप मैनेजमेंट इन डूइंग प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉप मैनेजमेंट की मदद करता है प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है इनको कलेक्ट किया जाता है, मेजर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, रिपोर्ट बनाया जाता है और टॉप मैनेजमेंट को भेजा जाता है, जिसके बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? वैसे इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, सोचिए कॉम्पिटेटिव ये जो एग्जाम है ना, ये 30 नवंबर 2025 को हुआ था, ये वाला अकाउंटेंट का एग्जाम। ठीक है, ये वो क्वेश्चन पेपर है। सोचिए कितने इजी क्वेश्चन आए हैं। अगला पर इजी क्वेश्चन आता है ना तो मेरिट हाई जाती है। अच्छा, एक चीज और है, मैं तो कई स्टेट के अकाउंटेंट के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखती हूँ, तो मैंने देखा कुछ पैटर्न है, कुछ क्वेश्चन टफ, कुछ क्वेश्चन इजी, या फिर कुछ टफ, फिर कुछ इजी, फिर कुछ टफ, ऐसे करके पैटर्न होता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, लेकिन इसी में जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे वही डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं मेरिट के लिए। बट क्वेश्चन इस टाइप के, अगर क्वेश्चन पेपर इजी आ जाए तो मेरिट हाई जाएगी, यानी इसमें फिर आपने एक दो क्वेश्चन भी गलत किया तो फिर उसकी मतलब फिर मेरिट नीचे, मतलब आपके स्कोर कम हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज है। और एक और बात है, जिस स्टूडेंट ने पढ़ा है उसके लिए इजी, नहीं पढ़ा है तो उसके लिए टफ, तो ये भी बात होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग जो है टॉपिक, उससे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अभी मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिटेल में आपको बताया है। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। पूछा है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, असर्टमेंट ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, असिस्टिंग शेयर होल्डर इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये 4 ऑब्जेक्टिव दिए, इसमें से बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी यहाँ पे केवल कॉस्ट रिलेटेड डेटा की बात होगी। ठीक है, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट बनाना, कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट डिटरमाइन करना, यही काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद डिटरमाइनिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कंट्रोल करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
कॉस्ट को असर्टेन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ताकि कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन सच एज, ताकि कॉस्ट, ये जो कॉस्ट रिलेटेड जो डेटा है, कॉस्ट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, इसकी मदद से मैनेजरियल डिसीजन ले सके। ठीक है, प्राइसिंग से रिलेटेड डिसीजन ले सके। तो दिस इज द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, तो अब ये जो चार ऑप्शन है, मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग बता दिया, तो अब ये चार ऑप्शन में आप देख सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक, असर्टमेंट ऑफ कॉस्ट, तो ये तो ऑब्जेक्टिव है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, तो देखिए जब आप कॉस्ट डिसाइड करेंगे उसी के बेसिस पे तो सेलिंग प्राइस डिसाइड होती है। कॉस्ट मतलब खर्चा। अगर मैं कोई पेन बना रही हूँ, पेन बनाने में 5 रुपए का खर्चा आया है, तब मैं इसको सेलिंग प्राइस डिसाइड होगी ना कि मैं इसको 10 रुपए में बेचूंगी। अगर कॉस्ट ही नहीं पता है तो सेलिंग प्राइस भी तो नहीं पता कर सकते हैं। अगर मुझे यही नहीं पता कि सामान बनाने में खर्चा कितना आया है, तो मैं इसको बेचने की प्राइस कैसे तय करूंगी? तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। असिस्टिंग शेयर होल्डर इन डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग शेयर होल्डर की हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में? नो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डेटा होता है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो पीएल अकाउंट बैलेंस शीट बनता है, वो हेल्प करता है शेयर होल्डर को डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ये तीनों कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हैं, ये नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे आंसर क्या है। आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनडायरेक्ट मटेरियल इज, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो क्या होता है? वो प्राइम कॉस्ट होता है, ओवरहेड कॉस्ट होता है, कैन बी अ वेरिएबल कॉस्ट, या नन ऑफ दीज। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, ये क्वेश्चन भी कॉस्ट अकाउंटिंग का है। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है ये पूछा गया है। तो मैंने डिटेल में कॉस्ट अकाउंटिंग अपने चैनल पे डिटेल में पढ़ाया है, सेपरेट प्लेलिस्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो मैंने बताया है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अगर पूछा जाए व्हाट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के एलिमेंट्स बताइए, तो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कौन कौन से बताइए? 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, और बताइए लेबर, और क्या है? एक्सपेंसेस। दीज आर द 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब मटेरियल दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट लेबर, एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, यहां तक मैं ये, और फिर ये जो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनका जो सम होता है दैट इज कॉल्ड ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट बेसिकली क्या होती है? जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है इसका सम होता है ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि मतलब शुरुआत यही एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से होती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वीडियो में डिटेल में मैंने पढ़ाया है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब आंसर आप आसानी से कर लेंगे। प्लस अभी आगे एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने पूरा ही बता दिया। ठीक, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? क्वेश्चन पूछा है इनडायरेक्ट मटेरियल क्या प्राइम कॉस्ट है? तो मैं बता दूं, कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट एक टॉपिक है जिसमें मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट में हम पढ़ते हैं प्राइम कॉस्ट क्या होती है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है, ऑफिस कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, सब पढ़ा है डिटेल में। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट क्या होती है मैं बता देती हूँ। प्राइम कॉस्ट इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस का सम होती है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या प्राइम कॉस्ट है? नहीं। कैन बी अ वेरिएबल कॉस्ट, क्या ये वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है? तो इसके बारे में अभी हम सोचते हैं। ठीक है, एंड ओवरहेड कॉस्ट, तो ये तो है। जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, क्या ये ओवरहेड कॉस्ट है? तो हाँ, इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड कॉस्ट है। ये देखिए, ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है? ओवरहेड कॉस्ट इज द सम ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है इसका सम होता है ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, तो ये है आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। इसके बारे में अभी डाउटफुल था, लेकिन हमें ये आंसर सही मिल गया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक चीज और है, डायरेक्ट मटेरियल होता क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल होता क्या है, ये थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। देखिए, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? वो मटेरियल जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली एसोसिएटेड हो। जैसे नहीं, फर्नीचर बन रहा है तो वुड है, ठीक है, लकड़ी, लकड़ी के बिना तो फर्नीचर नहीं बनेगा, प्लाई, ये सब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्टली प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है। जबकि लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह, ऑयल हुआ, ग्रीसिंग हुआ, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यूज होता है प्रोडक्शन में, ये प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, तो वो सब क्या होते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक,
ये स्क्रू हुए, नट बोल्ट हुए, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक, तो ये सब भी पता होना चाहिए। तो आंसर मिल गया ओवरहेड कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला, इसकी डिटेलिंग, ये मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी, तो डिटेलिंग ये पढ़ लीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर शुड बी शोन। इशू ऑफ शेयर पे, इशू ऑफ शेयर पे जो प्रीमियम होता है, इट शुड बी शोन on the asset side of balance sheet, on the equity and liability side of balance sheet, in PL account, none of the following। तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, शेयर को इशू किया जाता है, तो जो प्रीमियम होता है इसको किधर शो करते हैं, बैलेंस शीट में इसे किधर शो करते हैं, ये पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज प्रीमियम। व्हाट इज प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज दिस, ये होता क्या है। तो देखिए, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, अगर उसको फेस वैल्यू से हायर प्राइस पे इशू करे, 10 रुपए के शेयर को कंपनी 12 रुपए पे इशू कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कंपनी ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, इट इज द प्रीमियम अमाउंट। कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इशू कर रही है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, कंपनी 10 रुपए पे इशू कर रही है, यानी इशू एट पार, इसको कहते हैं इशू एट पार इशू कर रही है। अगर 10 रुपए के शेयर को कंपनी 12 रुपए पे इशू कर रही है, यानी इशू एट प्रीमियम, कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है, 2 रुपए का प्रीमियम है। 10 रुपए का शेयर कंपनी 8 रुपए पे इशू कर रही है, अब डिस्काउंट पे खैर कंपनी करती नहीं है, बट अगर कंपनी 10 रुपए का शेयर कंपनी 8 रुपए पे इशू कर रही है, तो 2 रुपए का जो डिस्काउंट है, इसको कहते हैं इशू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू कर रही है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन है इशू एट प्रीमियम पे। तो कंपनी जब, देखिए, व्हेन अ कंपनी इशू शेयर एट अ प्राइस हायर देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे जब इशू करे, तो इसको कहते हैं इशू एट प्रीमियम। और ये जो एक्सेस अमाउंट होता है, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। ये जो 2 रुपए का प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। एंड ये कंपनी का कोई इनकम या प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, इट इज प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस। इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। ये जो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर है ना, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एक बार थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करती हूँ, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में शो किया जाता है। ठीक है, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ये अमाउंट डाला जाता है। एंड बैलेंस शीट की बात करें, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप ऊपर इक्विटी शो करते हैं, फिर उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस शो करते हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस में इसको आता है, फिर उसके बाद आपकी लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सबसे पहले इक्विटी, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, तो कहां पे शो होगा, ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मटेरियल कंट्रोल। तो ये क्वेश्चन भी कॉस्ट अकाउंटिंग से है। कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल कंट्रोल एक टॉपिक है, वहां से एक क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट मटेरियल कंट्रोल के बारे में सही नहीं है। 4 ऑप्शन है, देयर शुड बी नो अंडर स्टॉकिंग, फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्यूरेट, देयर इज मिनिमम वेस्टेज, देयर शुड बी नो ओवर स्टॉकिंग। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है मटेरियल कंट्रोल के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, तो मटेरियल कंट्रोल के बारे में कहें तो मटेरियल कंट्रोल सबसे पहले होता क्या है, देखिए नाम क्या है, मटेरियल कंट्रोल, यानी जो भी मटेरियल है। देखिए मैंने बताया ना, 3 चीजें हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में 3 चीजें होती हैं, एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर, एक होता है एक्सपेंसेस। तो अगर आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना है ना, तो इन 3 चीजों पे कंट्रोलिंग चाहिए होती है, इन 3 चीजों को कंट्रोल करना होता है, एक मटेरियल का कंट्रोल, एक लेबर का कंट्रोल और एक एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना होता है। तो मटेरियल कंट्रोल बेसिकली क्या है, मटेरियल जो भी रॉ मटेरियल वगैरह लग रहा है, सेमी फिनिश गुड है, तो जो भी मटेरियल है इसकी सिस्टमैटिक प्लानिंग करना, मटेरियल को खरीदना, स्टोर करना, इशू करना एंड मॉनिटर करना मटेरियल को, ताकि इंश्योर करें कि उसका एफिशिएंट यूज हो। ठीक है, एंड कॉस्ट मिनिमाइज हो, खर्चा कम से कम आए और मटेरियल इफिशिएंटली यूज हो, वेस्टेज ना हो, हमने अपने गोडाउन में बहुत ज्यादा मटेरियल भी ना भरा हो, मतलब ओवर स्टॉकिंग भी ना की हो और अंडर स्टॉकिंग भी ना की हो। देयर शुड बी एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ मटेरियल इन आवर गोडाउन, हमारे गोडाउन में एक ऑप्टिमम, एक सही लेवल होना चाहिए। अगर हमने मटेरियल बहुत कम रखा है तो क्या होगा, प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा, प्रोडक्शन चालू है और रॉ मटेरियल कच्चा माल ही खत्म हो गया। अगर अंडर स्टॉकिंग की, ओवर स्टॉकिंग, जरूरत केवल 100 यूनिट की है, मैंने 1000 यूनिट रखी हुई है या 500 यूनिट रखी हुई है, तो फिर क्या होगा, ओवर स्टॉकिंग से अननेसेसरी मेरा जो हमने अननेसेसरी जो है
पैसा इन्वेंट्री में फंसाया हुआ है, ठीक है, प्लस स्टोर करने के भी तो खर्चे हैं, मुझे और गोडाउन और बड़ा गोडाउन रखना होगा। तो इसलिए मटेरियल कंट्रोल में यही सारी चीजें होती है, सिस्टमैटिक प्लानिंग करना, मटेरियल के रिगार्डिंग सिस्टमैटिक प्लानिंग करना, ठीक है, सिस्टमैटिक प्लानिंग करना, कैसे परचेज करेंगे, स्टोरिंग कैसे करेंगे, इशू कैसे करेंगे, कैसे मटेरियल को मॉनिटर करेंगे ताकि खर्चा कम से कम आए और मटेरियल का एफिशिएंट यूज हो। तो दिस इज मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अंडर स्टॉकिंग ना हो, इसको अवॉइड करें, ओवर स्टॉकिंग ना हो, इसको अवॉइड करें, मटेरियल कंट्रोल प्रॉपर हो ताकि वेस्टेज, थेफ्ट, डिटोरेशन अवॉइड हो सके, ठीक है। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो अब मैंने काफी कुछ आपको मटेरियल कंट्रोल के बारे में बता दिया है, तो अब आप आंसर कर सकते हैं। पहला क्या है, देयर शुड बी नो अंडर स्टॉकिंग। इसमें क्या लिखा है कि क्या सही नहीं है, तो मटेरियल कंट्रोल के बारे में क्या सही नहीं है, तो ये तो सही है, देयर शुड बी नो अंडर स्टॉकिंग, अंडर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये तो सही है। देयर शुड बी मिनिमम वेस्टेज, तो हाँ ये भी ऑब्जेक्टिव है। देयर शुड बी नो ओवर स्टॉकिंग, ये भी सही है। बट ये जो है ना, ये वाला फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्यूरेट, ये मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है। ये बात सही लिखी है लेकिन ये मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड है क्या? सवाल क्या है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है अबाउट मटेरियल कंट्रोल? तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मटेरियल कंट्रोल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, ये वैसे करेक्ट होने चाहिए बट ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, ये चार दिए हैं। तो सवाल क्या है, मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज, मटेरियल को किसमें क्लासिफाई किया गया है? तो मटेरियल को अभी मैंने बताया तीन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं, एलिमेंट ऑफ, अभी मैंने डायग्राम बनाया था ना, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो होते हैं तीन होते हैं, मटेरियल, लेबर, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। मटेरियल अब दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल क्या मतलब होता है? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल होता है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, जैसे फर्नीचर है तो वुड हुआ, ऑटोमोबाइल, स्टील, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। कोई चश्मा बना रहे हैं तो उसमें जो लेंस लग रहा है, फ्रेम लग रहा है, डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? जैसे लुब्रिकेंट ऑयल है, क्लीनिंग मटेरियल है, ठीक है, स्मॉल नट बोल्ट टूल्स, वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। तो आपको आंसर समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सीधे मार्जिनल कॉस्टिंग की डिफिनेशन है कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग टेक्निक इन विच, मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्टिंग टेक्निक है जिसमें ओनली वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर कंसीडर्ड एंड यूज्ड while valuing inventory and determining cost of goods sold। दूसरा क्या है? ओनली फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर कंसीडर्ड, बस मैं यहीं तक पढ़ रही हूं, ओनली वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर कंसीडर्ड, ठीक है। अगला क्या है? ओनली डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज कंसीडर्ड, ठीक। इतना ही काफी है, जितना मैंने पढ़ा है ना उतना ही जानना काफी है। सबसे पहले तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो टेक्निक है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वैसे ये जो टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग का, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग के ही तहत आता है टॉपिक सीवीपी एनालिसिस, मैंने डिटेल में अपने चैनल पे पढ़ाया है। सीवीपी एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सब मार्जिनल कॉस्टिंग में आता है। तो जब मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ाया था मैंने डिटेल में बताया था। देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? ये वो टेक्निक है कॉस्टिंग के जिसमें केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए, ठीक है। तो इसकी खास बात ही यही है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आधा आधा पढ़ा। इस वाले ऑप्शन बी में क्या है कि ओनली फिक्स कॉस्ट इज कंसीडर, तो ये गलत है। ओनली सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज कंसीडर, ये भी गलत है। ओनली डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज कंसीडर, ये भी गलत है। मार्जिनल कॉस्टिंग वो टेक्निक है जिसमें ओनली वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, ठीक है, फॉर इन्वेंट्री वैल्यूइंग एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमाइन करने में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग की डिफिनीशन ही यही है, तो डिफिनीशन पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन टैली से है, ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टैली भी पूछा जाता है, तो टैली से है। टैली के भी 3 वीडियो लेक्चर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं, डिटेल में टैली मैंने पढ़ाया है, तो आप रेफर कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि द सब मेन्यू अवेलेबल फॉर वाउचर एंट्री इन टैली इज, टैली में जब वाउचर एंट्री करनी होती है तो उसके लिए जो सब मेन्यू अवेलेबल होता है इसका नाम बताना है। अकाउंट वाउचर, अकाउंट इन्फो, वाउचर, नन ऑफ द फॉलोइंग।
तो बता दें टैली में आप गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं, मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वीडियो देखिएगा। टैली में आप गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं, उसके बाद ट्रांजैक्शन, उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर आता है, अकाउंटिंग वाउचर या कह लीजिए अकाउंट वाउचर आता है, ठीक है। तो वो वहां से फिर वाउचर की एंट्री की जाती है, फिर आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो फिर जो डिफरेंट वाउचर हैं, ठीक है, अकाउंट वाउचर पे क्लिक करते हैं तो इतने सारे वाउचर्स होते हैं, फिर आपका ट्रांजेक्शन जिस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग आप वाउचर इसमें से सिलेक्ट करते हैं और एंट्री करते हैं। बहुत सारे वाउचर हैं जैसे कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। तो इन सब वाउचर में से आपका ट्रांजेक्शन जिस टाइप का है अकॉर्डिंगली आप वाउचर चूज करते हैं और एंट्री करते हैं ट्रांजेक्शन की, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया होगा। आंसर क्या है? अकाउंट वाउचर। अकाउंट इन्फो नहीं होगा, अकाउंट इन्फो लेजर के लिए, ग्रुप के लिए यूज होता है, ठीक है। अकाउंट वाउचर होगा। टैली का वीडियो अपलोडेड है, उस पर डिटेल में आप टैली पढ़ना चाहें तो मैंने डिटेल में टैली पढ़ाया भी है, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर था जिसमें मैंने डिटेल में अप्रोक्सीमेट 9-10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगले लेक्चर हमारा पार्ट 4 होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिए, मुझे आपका फीडबैक चाहिए कि ये लेक्चर वीडियो कैसा था। खराब था तो वो बता दीजिए, अच्छा था तो वो बताइए, और इसके साथ मुझे ये भी बताइए कि कैसे मैं और ज्यादा बेटर कंटेंट, बेटर इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।